हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स थे वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स में जाकर ये देख सकते हैं। आज से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो एक स्टूडेंट का मैं कमेंट देख रहा था कि सर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा वेट करा करें ताकि हम खुद पहले उस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करें, देन आपकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, क्योंकि आपकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वो क्वेश्चन हमें इजिली प्रिपेयर हो जाता है। तो ठीक है, आज मैं वेट करूंगा, पहले आप खुद ट्राई करेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन यू शुड शो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अमाउंट कंज्यूम ऑफ अ कमोडिटी डैश अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी डैश। तो ऑप्शन वन कहता है इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब यहाँ पर इंक्रीज आएगा, यहाँ पर डिक्रीज, देन इंक्रीज एंड इंक्रीज, देन डिक्रीज एंड डिक्रीज, देन डिक्रीज एंड इंक्रीज। तो पहले आप खुद ट्राई करें। आई होप यू हैव ट्राइड, पॉज करके ट्राई करें। अब हम इसकी सोल्यूशन को देखते हैं। देखो कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, दैट एज अमाउंट कंज्यूम ऑफ अ कमोडिटी, जो आपकी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम उसके अमाउंट को बढ़ाते हैं, सपोज कर यहाँ पर मैं इंक्रीज लिखता हूँ, अगर आप जो कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके अमाउंट को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहले 5 कमोडिटी कंज्यूम करी, फिर आप 10 कंज्यूम करें, तो जैसे आप कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? तो मार्जिनल यूटिलिटी इससे डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। तो आपका इस टाइम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर पहली डैश में इंक्रीज आएगा, सेकेंड डैश में डिक्रीज आएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो पहले आप मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनो, उसके बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यूटिलिटी होता क्या, ठीक है। ये कहा है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले आपको यूटिलिटी समझना जरूरी है। इस जो मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लें, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन आपके इसी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी कहता है, यूटिलिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी कमोडिटी जो है, कोई भी चीज आप कंज्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल आप बनाना खाते हो, अगर आपको बनाना पसंद है, वो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी है कोई भी कमोडिटी, फॉर एग्जांपल आप कमोडिटी में सिर्फ गुड्स नहीं आते, सर्विसेज भी आते। फॉर एग्जांपल आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, आप हमारी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। टीचिंग एक सर्विस है, आप उसको कंज्यूम करें। अब आपको इसे कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड होती है, कितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होती है, उसी को हम बोलेंगे यूटिलिटी, ठीक है। ये क्लियर हो गया यूटिलिटी। अब यूटिलिटी एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, मतलब आपने जितनी भी कमोडिटीज कंज्यूम करी उनका सम टोटल कर दो, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल बनाना की एग्जांपल लेते हैं, आपने 5 बनाना कंज्यूम करे, ठीक है, 5 बनाना आपने कंज्यूम करे, उसके बाद आप और एक बनाना खाना चाहते हो। ये जो आप एडिशनल बनाना खाना चाहते हो, इसकी वजह से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी में तो ये सारे आ जाएंगे, ये 6 के 6 बनानास आपको कितनी सेटिस्फेक्शन देते हैं, दैट इज टोटल यूटिलिटी। बट सपोज करो आपने पहले 5 बनाना खाए, उसके बाद जब आप एक एक्स्ट्रा बनाना खाओगे, वो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एक एडिशनल चीज अगर आप उन्हें कंज्यूम करनी है तो वो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल आपने मेरे 10 लेक्चर देखे, अब आप 11th लेक्चर देख रहे हो, वो 11th लेक्चर आपको कितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल यूटिलिटी होता है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो जितनी भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 एंड सो ऑन अप टू मार्जिनल यूटिलिटी n। तो सभी मार्जिनल यूटिलिटीज का अगर हम सम कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, टोटल यूटिलिटी। अभी तक हमने क्या सीखा? यूटिलिटी होता है आपकी सेटिस्फेक्शन कितनी है किसी कमोडिटी, दैट इज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी होती है आपको सम टोटल ऑफ ऑल यूटिलिटी, मतलब आपको पूरी कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मार्जिनल यूटिलिटी होता है सपोज आपने कुछ कंज्यूम कर लिया, उसके बाद एक अगर आपने वही चीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी है तो वो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे आप चीजें ज्यादा कंज्यूम करते जाते हो ना, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कैसे होता है? सपोज करो मैं आपको पहले 2 बनाना खिलाता हूं, ठीक है। पहले मैंने आपको 2 बनाना खिला दिए, ध्यान से, मतलब इसको अपनी ना लेमैन की तरह समझो। इकोनॉमिक्स समझ आई, इकोनॉमिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, बट डिफिकल्ट इसलिए लगता है आप इसको क्रैम करते हो, इसको अपनी डेली लाइफ के साथ जोड़ दो। मैंने आपको 2 बनाना दिए, आपको बनाना पसंद है, आपने 2 बनाना खाए,
और एक मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, तो ठीक है, एक एक्स्ट्रा आप 3 भी खा लोगे अगर आपको पसंद है, तो इसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब सपोज करो मैं आपको 10 बनाना दे रहा हूँ, ऑलरेडी आपने 10 बनाना खा चुके हैं, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ एक और बनाना खाओ, तो क्या आपको ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा? नहीं देगा। तो जैसे जैसे आपका नंबर क्वांटिटी बढ़ता जाता है किसी चीज़ की, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। सपोज करो आपने ऑलरेडी 50 बनाना खा चुके हो, अब आपको मैं बोलता हूँ 51 बनाना भी खाओ, तो क्या आपको वो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन देगा? नहीं देगा, वो कम सेटिस्फेक्शन देगा आपको। तो पहले सपोज करो आपने एक बनाना खाया था, तो आपको एक और में बनाना दूंगा ना, वो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगा। बट धीरे धीरे जब बनाना आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते जाओगे, तो उस केस में जब मैं एक्स्ट्रा बनाना, फॉर एग्जाम्पल 50 बनाना आप ऑलरेडी खा चुके हो, तो अगर मैं आपको 51 बनाना दूंगा खाने के लिए, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। तो यही कंसेप्ट कहता है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, आई होप आपको मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मार्जिनल यूटिलिटी जीरो व्हेन डैश। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो कब होती है? व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है। टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है, बोथ बी एंड सी। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन का, देन एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा। तो आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखो, एक ग्राफ की हेल्प से मैं आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगा। एक ग्राफ आपने ये यूटिलिटी वाले कंसेप्ट से याद रखना है। क्या वो ग्राफ कहता है? ये मैं ग्राफ बनाने लगा हूं, इस ग्राफ को अपने दिमाग में फिक्स कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब आपने कितनी कमोडिटी, कोई भी चीज़ कंज्यूम करी है, कितनी कमोडिटी आपने कंज्यूम करी है। ठीक है, COMM होता है, कमोडिटी आपने कंज्यूम करा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूटिलिटी, उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ये 0 से ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, और ये नीचे आ गई नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, अब देखो, आप सपोज करो जितनी ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते जाओगे, आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, बट आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है? सपोज करो यहाँ से मैं मेजर करता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है? डिक्रीज। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है ना, अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वो जीरो में पहुंचेगी। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी जिस केस में, उस केस में आपकी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी के कम होने से टोटल यूटिलिटी में फर्क नहीं पड़ा, वो बढ़ ही रही है अभी। बट जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। अब जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी, आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होने शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी। क्या होने शुरू हो जाएगी? डिक्रीज। है ये अभी भी पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव साइड ही है, देखो 0 से ऊपर ही है, बट अब क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी। बट जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो टोटल यूटिलिटी क्या होने शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये ग्राफ अपने दिमाग में फिक्स कर दो, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको ये ग्राफ आता था, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन कहता है मार्जिनल यूटिलिटी अगर जीरो है तो क्या होगा? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करेगी, या मैक्सिमम रहेगी? देखो, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है जीरो होगी, तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है? वो मैक्सिमम स्टेज में पहुंच जाएगी। इसके बाद उसने क्या होना है? उसके बाद उसने डिक्रीज होना है। ठीक है, तो तब टोटल यूटिलिटी क्या होगी? आपकी मैक्सिमम होगी। तो देखो ना, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो थी, तो तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ ही रही थी, इस पॉइंट में जाके ये मैक्सिमम होगी, उसके बाद ये क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर आपको एग्जाम में ये पूछे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? तो आपने बोलना है टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। उस केस में टोटल यूटिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर आपको बोले मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? तो टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। जीरो, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, तीन चीजें याद रखनी है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। जब मार्जिनल यूटिलिटी भी पॉजिटिव होगी ना, तो तब टोटल यूटिलिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, इंक्रीज होगी। बट जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का ग्राफ समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, अगर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम ही होती जा रही है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज। टोटल यूटिलिटी कब तक इंक्रीज होगी? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, कांस्टेंट, या नन ऑफ द अबव। देखो, मैंने अभी आपको बताया, पहले आप खुद ट्राई करो। देखो,
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ये हम सबको पता है। टोटल यूटिलिटी कब तक इंक्रीज होती है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं हो जाती। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी तब टोटल यूटिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म। अगर आपने nth टर्म की मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका फॉर्मूला आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है TUN, nth टर्म की टोटल यूटिलिटी प्लस n+1 की टोटल यूटिलिटी, nth टर्म की टोटल यूटिलिटी माइनस n+1 टर्म की टोटल यूटिलिटी, n टर्म की टोटल यूटिलिटी प्लस n-1 टर्म की टोटल यूटिलिटी, या n टर्म की टोटल यूटिलिटी माइनस n-1 टर्म की टोटल यूटिलिटी। तो पहले खुद ट्राई करें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का तरीका क्या है, आप टोटल यूटिलिटी में से टोटल जितने आपने, देखो n की बोला है तो यहाँ पर n डाल दो बस। टोटल यूटिलिटी देखो n की कितनी है, n टर्म्स की टोटल यूटिलिटी कितनी है, उसमें से n-1 टर्म की टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10th टर्म की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10वें बनाना की, जो आपको 10वां बनाना दिया गया उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बतानी है, मतलब आपको वो कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन देता है, वो आप कैसे निकालोगे। आप देखो टोटल 10 बनाना की कितनी सेटिस्फेक्शन है, उसमें से 9 बनाना की सेटिस्फेक्शन को माइनस कर दोगे तो वो जो 1 बनाना की सेटिस्फेक्शन है वो आपको पता चल जाएगी। तो वही मैंने करा, अगर आपको nth टर्म की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो आप nth टर्म की टोटल यूटिलिटी में से nth-1, देखो ना 10-1 कितना हो जाएगा, 9 टर्म की यूटिलिटी को माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, nth टर्म की मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आई होप ये मार्जिनल यूटिलिटी का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। देखो यूटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर यूटिलिटी के रिलेटेड 2 कंसेप्ट और भी हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। वो क्या है, एग्जाम में पूछता है, एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी, एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये एग्जाम में पूछी जाती है। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, देखो आप किसी चीज की यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन कितनी प्रोवाइड हो रही है। आप सेटिस्फेक्शन को 2 चीजों में मेजर कर सकते हो, एक हो गया कार्डिनल यूटिलिटी, एक हो गया ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब जब आप सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में करते हो। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को मैंने कंज्यूम करा, उसने मुझे 50 सेटिस्फेक्शन दी, तो ये हो गया कार्डिनल यूटिलिटी। बट अगर आप किसी सेटिस्फेक्शन को रैंक देते हो, फॉर एग्जांपल आपने हमारे चैनल को रैंक दे दिया, फर्स्ट रैंक दे दिया या सेकंड रैंक दे दिया, तो जब आप रैंक देते हो दैट इज नोन एज ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो जब आप नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर करते हो, सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हो, दैट इज नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी। और जब आप रैंक दे देते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देते हो, उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनल यूटिलिटी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये जो कार्डिनल यूटिलिटी का है, इसका कंसेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, याद रखना एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। और ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया था, 2 पर्सन्स हैं, जे.आर. हिक्स ने दिया था, जे.आर. हिक्स और एलन ने दिया था। किसने दिया था, एलन ने। इन दोनों ने मिलकर दिया था कंसेप्ट किसका, ऑर्डिनल यूटिलिटी का, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। यहां से भी आप याद रख सकते हो, इसको मैंने याद रखा था ऑफिसर्स चॉइस अपने टाइम में, ऑफिसर्स चॉइस। ऑफिसर्स चॉइस, ऑफिसर चॉइस क्या होती है, ऑफिसर चॉइस से याद रखो, जो पहला वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे क्लास में बोलते हो ना फर्स्ट 10 प्लेयर्स, फर्स्ट 10 प्लेयर्स, ठीक है, फर्स्ट 10 प्लेयर्स। तो फर्स्ट जो है वो बेसिकली क्या है, ऑर्डिनल का पार्ट, और 10 जो है वो किसका पार्ट है, कार्डिनल का। ऑफिसर चॉइस फर्स्ट 10, ऑफिसर चॉइस फर्स्ट 10। तो फर्स्ट मतलब ये रैंक के बेसिस में बोल रहा है, तो रैंक के बेसिस में कौन सा आएगा, ऑर्डिनल वाला, और नंबर के बेसिस में कौन सा आएगा, कार्डिनल वाला, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक होम असाइनमेंट देता हूं, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज बतानी है कि हमारा चैनल की यूटिलिटी क्या है आपके अकॉर्डिंग। देखो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, ये भी बता दे, तो एग्जाम में पूछता है कि यूटिलिटी ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है या सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। ऑब्जेक्टिव वो होता है एक फिक्स्ड क्राइटेरिया, बट सब्जेक्टिव होता है जो हर पर्सन के लिए वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए सेटिस्फेक्शन अलग होगी, किसी और पर्सन के लिए अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी, तो सेटिस्फेक्शन जो है हर पर्सन की अलग हो सकती है। ऐसे कंसेप्ट को बोलते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। आपके लिए ये असाइनमेंट है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ऑर्डिनल वे में भी आपको बताना है कि चैनल कितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, और कार्डिनल वे में भी बताना है कि हमारा चैनल ये एक सर्विसेज है वो कितनी सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। आप पॉजिटिव लिखोगे वो भी वेलकम है, और आप नेगेटिव लिखोगे वो भी वेलकम है आपको इस चैनल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो आपके सिलेबस में इनडिफरेंस कर्व मेंशन है, पूछा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इनडिफरेंस कर्व की नहीं होती है।
डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इंडिफरेंस कर्व, कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स यील्डिंग द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, या इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इनमें से बताना कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है इंडिफरेंस कर्व की, नॉट पूछा हुआ है, ये याद रखना। पहले खुद ट्राई करें। देखो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनडिफरेंस कर्व जो होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर इनडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करी है इसका मतलब वो एक ही पॉइंट में दो सेटिस्फेक्शन का लेवल प्रोवाइड कर रही है, बट वो पॉसिबल नहीं होता है। एक ही चीज से आपको दो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती है, इसलिए जो है इनडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो आप बोलोगे सर पहले आप ये जो इनडिफरेंस कर्व बोल रहे हो ये होती क्या है? देखो इनडिफरेंस कर्व बेसिकली एक कर्व बनती है इस तरह की, देख लो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक कमोडिटी कंज्यूम करी x, एक कमोडिटी कंज्यूम करी y, ठीक है, और इस तरह की एक नेगेटिव स्लोपिंग आप एक कर्व बनाओगे। वो बेसिकली कर्व ये बताता है कि आपने x का कितना लिया, कितनी कमोडिटी x की कंज्यूम करी और कितनी y की कंज्यूम करी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट बना देता हूँ, A पॉइंट, B पॉइंट, C, ये बता रहा है कितना आपने y कंज्यूम करा और x कंज्यूम करा। ठीक है, और ये आपको सेम लेवल, ये सारे पॉइंट आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देने। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 बनाना लिए और 3 एप्पल लिए, ठीक है, वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें। आपने 4 बनाना लिए और 4 सेब लिए, है तो टोटल 8 ही है ना, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। ये दोनों अगर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, अगर आप 4 बनाना 4 सेब खा रहे हो तो भी आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अगर आप 5 बनाना और 3 एप्पल खा रहे हो तब भी आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? इनडिफरेंस कर्व का। तो इनडिफरेंस कर्व उन पॉइंट्स को जोड़ के मिलती है जो पॉइंट कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, उसको बोलते हैं हम इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। पहला, इनका स्लोप डाउनवर्ड होता है। देखो ये डाउनवर्ड है ना, इनका ग्राफ डाउनवर्ड है इस तरह से, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, सेकंड, कन्वेक्स है टू ओरिजिन, तो इस फिगर को बोलते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन, के सामने कन्वेक्स है तो कन्वेक्स टू ओरिजिन। और ये क्या बताता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 बनाना और 3 एप्पल है, यहाँ पर 4 बनाना 4 एप्पल है, तो यहाँ पर क्या है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स हैं जो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये दो कभी भी इनडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब एक ही पॉइंट पर उनको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दो इनडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। और एक और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इनडिफरेंस कर्व में एक चीज आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2-3 इनडिफरेंस कर्व बनाई हुई है ना, इनमें से अगर आपको पूछे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी, तो हायर द इनडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन। जितनी ऊंची हाई लेवल पर इनडिफरेंस कर्व होगी उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 5 बनाना और 3 एप्पल कंज्यूम कर रहा था, मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही। इधर बनाना और एप्पल का नंबर बढ़ गया, तो अगर उनका नंबर बढ़ गया तो वो आपको ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन देंगे। तो इसका मतलब आपने याद रखना है, हायर द लेवल ऑफ इनडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन, ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो आई होप आपको इनडिफरेंस कर्व का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट आपने नहीं रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी होगा व्हेन ही स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स इन सच अ वे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज डैश। ठीक है, तो इसका आंसर मार्जिनल यूटिलिटी है, डिमांड है, कार्डिनल यूटिलिटी है या टोटल यूटिलिटी है। पहले खुद ट्राई करो, आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो ध्यान से सुनो, एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में तभी होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी होता है जब अपनी इनकम को वो डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करता है इस तरह से कि वो अपनी मैक्सिमाइज कर रहा है। किसको मैक्सिमाइज करेगा? कंज्यूमर किसको मैक्सिमाइज करेगा तब इक्विलिब्रियम में आएगा। देखो कंज्यूमर हमेशा अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। टोटल यूटिलिटी मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा वो कंज्यूम करने की कोशिश करता है। तो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है, याद रखना टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तभी कंज्यूमर किस में होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, दो कंडीशन होती है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में होने की, दो कंडीशन आपने याद रखनी है। एक तो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा उस केस में टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। दूसरा, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो प्राइस ऑफ गुड्स के बराबर होगी। तो ये दो आप रट ही लो, इसकी एक्सप्लेनेशन समझने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा और इन डेप्थ है, बट आप इतना याद रख लो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा उस केस में टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होगी? प्राइस ऑफ गुड। उस गुड का जितना प्राइस है उतनी ही अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी है तो उस केस में भी कंज्यूमर किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और प्राइस ऑफ गुड किसके बराबर होता है?
मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सिंस यूटिलिटी इज डैश इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव टर्म। यूटिलिटी क्या है, इसी वजह से हम इसको ऑब्जेक्टिव टर्म होता है फिक्स्ड, मेजर नहीं कर सकते। रिलेटिव कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव है, पावर है या नन ऑफ द अबव। देखो ये बता दिया, यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, पर्सन टू पर्सन सेटिस्फेक्शन वेरी करती है, तो आप इसको ऑब्जेक्टिव टर्म में, मतलब ये नहीं है कि एक फिक्स क्राइटेरिया उसमें मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, इसको फिक्स क्राइटेरिया में मेजर नहीं किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कंसेप्ट ट्रू है? द एबिलिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इन अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड सेटिस्फेक्शन। Second, the ability to satisfy the human wants in a good or service is called productivity. The ability to satisfy the human wants in a good or service is called profitability. The ability to satisfy the human wants in a good or service is called utility. तो यार यही तो पढ़ रहे हैं कब से, यूटिलिटी की डेफिनेशन ही तो देख रहे थे। यूटिलिटी क्या होती है? वो एबिलिटी जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, मतलब ह्यूमन वांट्स जो हैं वो कितनी सेटिस्फाई हुई हैं गुड्स या सर्विसेज में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी यूटिलिटी। उसको इकोनॉमिक्स में ना प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं, ना प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ना सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, नहीं जी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द गुड, ये तो बता दिया, ठीक है। देखो खुद भी ट्राई करा करो, पहले ही रोक लिया करो क्वेश्चन ना, मेरे को अब ऐसी आदत हो गई है तो मैं एक्सप्लेनेशन साथ में कई बार दे देता हूँ। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब प्राइस ऑफ गुड के बराबर होती है तभी हमारा जो कंज्यूमर है वो किस में होता है? इक्विलिब्रियम में होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इनडिफरेंस कर्व अप्रोच वाज फुल्ली डेवलप्ड बाय। तो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच को फुल्ली किसने डेवलप करा था? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जे.आर. हिक्स एंड एलन, आर.जी.डी. एलन एंड पॉल सैमुएल्सन। तो किसने डेवलप करा था? जिसने ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट दिया था। किसने दिया था? जे.आर. हिक्स ने और आर.जी.डी. एलन ने। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया, ये भी हम सीखेंगे। द बजट लाइन इज डैश। बजट लाइन क्या होती है? आपने पढ़ा होगा जहां पर आपने लेक्चर देखे होंगे। बजट लाइन पॉजिटिव स्लोप होती है। पॉजिटिव स्लोप इस तरह से होता है, पॉजिटिव स्लोप इस तरह से होता है, नेगेटिव स्लोप इस तरह से होता है, ये चीजें याद रखना। बजट लाइन पॉजिटिव स्लोप होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये बोल रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। हैज अ स्लोप इक्वल टू नेगेटिव प्राइस रेशियो ऑफ टू कमोडिटी। तो इसका स्लोप नेगेटिव प्राइस रेशियो ऑफ कमोडिटीज होता है या नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है बजट लाइन? आई होप आपने ये ट्राई करा होगा। देखो बजट लाइन का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है प्राइस का। किसका नेगेटिव होता है? प्राइस का। फॉर एग्जांपल कमोडिटी ए, कमोडिटी का प्राइस P1 है, दूसरी कमोडिटी का प्राइस P2 है, तो उसका जो बजट लाइन होगा उसका स्लोप होगा, वो स्लोप क्या होगा? माइनस, नेगेटिव होता है, माइनस P1 बाय P2 या माइनस P2 बाय P1 लिखो, तो इस तरह से स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है। देखो अब आपको बोलोगे सर बजट लाइन क्या होता है, ठीक है, बजट लाइन क्या होता है? स्लोप तो हमने देख लिया, नेगेटिव ऑफ प्राइस का रेशो, नेगेटिव ऑफ प्राइस का रेशो होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। बट बजट लाइन होता क्या है? सबसे पहले आप समझो बजट सेट क्या होता है। बजट सेट, देखो फॉर एग्जांपल सिंपली समझेंगे, आपका एक बजट है, मेरे पास ना 5,000 रुपया ही है, मेरे पास कितने पैसे हैं? सिर्फ 5,000 रुपये। अब इस 5,000 रुपये से मैंने दो चीजें लेनी है, ठीक है, एक है X1 चीज लेनी है, एक है X2 चीज लेनी है। X1 चीज का प्राइस P1 है, X2 चीज का प्राइस P2 है, ठीक है। मैंने ये दो चीजें लेनी है, एक X1 लेनी है, एक X2। X1 का प्राइस P1 है, X2 का प्राइस P2 है। इन दोनों चीजों को मैं लूंगा और मेरे पास पैसे कितने हैं? 5,000। अब मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूं? मेरे पास खर्चने के लिए सिर्फ 5,000 ही हैं, तो इधर क्या होगा? P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन इक्वल्स टू 5,000 हो जाएगा। मतलब या तो मैं 5,000, मेरे पास तो 5,000 ही हैं, या तो ये जो मैं चीजें लूंगा ये 5,000 की लूंगा, इक्वल टू डाल दिया, मैक्सिमम 5,000 की ले सकता हूं, या 5,000 से कम की ले लूंगा, अपने पास थोड़े पैसे बचा लूंगा, बट इससे ज्यादा जो है मैं नहीं ले सकता। इसको बोलते हैं बजट सेट। बजट सेट क्या रिप्रेजेंट करता है? बजट सेट रिप्रेजेंट करता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स। फॉर एग्जांपल एक ये गुड है, एक ये गुड है, इसका मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं ताकि मैं इस चीज को खरीद सकूं अपने बजट को देखते हुए, क्योंकि मैं 5,000 को क्रॉस नहीं कर सकता। 5,000 से कम मैं बहुत सारे सेट बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, ये 5 ले लेता हूं, ये 6 ले लेता हूं, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्राइस। अगले केस में क्या लेता हूं, मैं ये 6 ले लेता हूं और ये वाले 4 ले लेता हूं चीजें, ठीक है, बट मैं 5,000 को क्रॉस नहीं कर सकता। मैक्सिमम मैं कितने की चीज ले सकता हूं? 5,000 की। तो बजट सेट यही बताता है कि अगर आपको दो कमोडिटीज के प्राइस दिए हुए हैं तो आप उनको कितना कितना लोगे, ठीक है।
बट शर्त यह है कि आप अपने बजट को क्रॉस नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं बजट सेट। बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन में यही फर्क है कि बजट लाइन में आपने अपना पूरा पैसा लगा देना, मतलब मैं अपना पूरा 5,000 का 5,000 लगा दूंगा, अब मेरे को कितने गुड्स मिलेंगे X1 और कितने X2 मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं बजट लाइन। तो बजट लाइन वो कॉम्बिनेशन होता है जिस कॉम्बिनेशन में आपने अपना पूरा 5,000 लगा दिया, जो आपका बजट था वो लगा दिया, अब आपको कितना गुड्स मिल रही हैं, दैट इज नोन एज बजट लाइन। आई होप आपको, देखो बजट सेट में आप पूरे पैसे लगा भी सकते हो या कम भी लगा सकते हो, बट बजट लाइन में आपने पूरा पैसा लगा दिया, अब आपको कितने गुड्स मिले, दैट इज नोन एज बजट लाइन। बजट लाइन का जो अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो वो भी नेगेटिव होता है, याद रखना नेगेटिव ग्राफ होता है, इस तरह से आएगा, बट ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता है। जो हमने इनडिफरेंस कर्व पढ़ी थी ना, इनडिफरेंस कर्व की एक और प्रॉपर्टी देख लो, इनडिफरेंस कर्व कभी भी ना एक्स एक्सिस को टच करती है ना वाई एक्सिस को टच करती है, वो इंटरसेक्ट नहीं करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बट जो बजट लाइन है वो टच करती है, इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। और अगर हम ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं इनडिफरेंस कर्व बना देता हूँ, इनडिफरेंस का ये इनडिफरेंस कर्व है मेरी, और ये मेरी बजट लाइन है, क्या है, बजट लाइन। जहां पर बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व टच करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट, क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि टेंजेंट टू इनडिफरेंस कर्व, टेंजेंट टू इनडिफरेंस कर्व वो क्या होता है, वो बेसिकली पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, वो पॉइंट जहां पर इनडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है बजट लाइन की, एक तो नेगेटिव स्लोप होता है, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन है। इनडिफरेंस कर्व एक कर्व थी, कन्वेक्स टू ओरिजिन थी, बट बजट लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करती है, ये टेंजेंट होती है किसको, इनडिफरेंस कर्व को। किसको टेंजेंट का काम, टेंजेंट क्या होता है, जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, तो देखो ये लाइन इनडिफरेंस कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो जो हमारी बजट लाइन होती है वो टेंजेंट होती है इनडिफरेंस कर्व को, और ये रियल इनकम कर्व होती है, इसको क्या बोलते हैं, रियल इनकम कर्व। आई होप आपको बजट लाइन का कंसेप्ट भी समझ आया। तो बजट लाइन क्या बताती है, वो कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो हम ले सकते हैं अपने बजट पूरा खर्च करने पर। मेरे 5,000 है, मैंने 5,000 के 5,000 लगा दिया, मैं कितने, अब दो गुड्स कितने कितने अमाउंट में ले सकता हूँ, दैट इज नोन एज बजट लाइन। वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, बजट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, देखो ये लेक्चर लेंदी हो गया क्योंकि इसमें पढ़ाने वाला बहुत कुछ था, मैंने इसका पहले लेक्चर नहीं लाया था, इसलिए मुझे एमसीक्यूज के साथ बहुत कुछ पढ़ाना पड़ गया। अभी भी अगर आपको एमसीक्यूज में इतनी और कहीं और चैनल से आपको अच्छा नहीं मिला है या कहीं बुक से समझ नहीं आया, तो आप बोलना, मैं इस पर फुल फ्लेज लेक्चर भी ले आऊंगा, एमसीक्यूज को छोड़ के ऐसे भी आपको वर्बली एक बार समझा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन ये है, डैश शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, क्या हमें बताता है कि कॉम्बिनेशंस दो कमोडिटीज के विच कैन बी परचेज्ड विद इन अ गिवन बजट एट गिवन प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज। अभी तो देखा ये क्या होती है, बजट लाइन। बजट लाइन ही हमें बताती है कि आप दो कमोडिटीज के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने बजट के अंदर, और अगर आपको दोनों कमोडिटी के प्राइजेस दिए गए हैं, तो ये कौन बताता है हमें, बेसिकली बजट लाइन ही बताता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड और जो इनडिफरेंस करता है, इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे एमसीक्यूज के थ्रू मैंने आपको कवर करवाए, जो बच गए हैं वो नेक्स्ट डिमांड एनालिसिस में हम कवर कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप एफए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी करें, आपको हम एमसीक्यूज पढ़ा रहे हैं, बहुत से लेक्चर भी पढ़ाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, बट जब तक आप मॉक नहीं दोगे, एग्जाम का फियर जो है, प्रेशर वो फील नहीं करोगे, और एग्जाम रेलिवेंट मॉक्स नहीं सॉल्व करोगे, तो आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो हम मॉक टेस्ट आपको इनरोल करने के लिए बोला है, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसमें जरूर इनरोल करें। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मॉक लें, पहला मॉक 11 जैन को है, देन 14, देन 17, देन 20, 23, पूरे एग्जाम रेलिवेंट मॉक आपको प्रोवाइड। देखो, और ये पूरा कोर्स जो है ना 5 मॉक का, ये सिर्फ आपको मैं 49 रुपीज़ में प्रोवाइड करूंगा। क्यों प्रोवाइड करूंगा, ये मेरे को भी चार्ज देना पड़ता है अपनी टीम मेंबर्स को, एज वेल एज जो हमारी वेबसाइट है उसके डोमेन सर्वर के लिए, इसलिए हमें ये थोड़ी अमाउंट जो है रखना पड़ा। बट आपको क्या करना है, इसमें इनरोल करना है, मैं वीडियो डाल दूंगा 2-3 मिनट की, उसमें देख लेना, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा किस तरह से इनरोल करना है। 11 को टेस्ट है, जरूर देना, पूरे एग्जाम रेलिवेंट आपको यहाँ पर मॉक प्रोवाइड किया जाएगा, और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, आप उसमें जाके देखें। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट रिलेटेड एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसमें भी देख सकते हो। और आप बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम मैथ्स की भी जो है वो लेक्चर्स ला रहे हैं, जेकेएसएसबी एफए मैथ्स करके प्लेलिस्ट है, उसमें भी जाके आप देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पर हम पीडीएफ शेयर करते हो, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो आपको देने वाली, वो भी हम वहीं प्रोवाइड करते हैं आपको, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का वे कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। ये बूस्टिंग फैक्टर होता है हम सब के लिए और हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं आप बच्चों के लिए। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।